पिज़्ज़ा हट। किसी ज़माने में पिज़्ज़ा हट इंडिया का सबसे पॉपुलर फास्ट फूड रेस्टोरेंट माना जाता था, पर आज के दिन ये ब्रांड काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। पिज़्ज़ा हट के दोनों फ्रेंचाइजी ओनर्स दिव्यानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स ब्रांड को रिवाइव नहीं करवा पा रहे। लास्ट 2 साल से पिज़्ज़ा हट का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ने की जगह गिरे जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का एवरेज डेली सेल्स पर स्टोर तो कोविड वाले साल से भी खराब था। पिज़्ज़ा हट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी ऑल टाइम लो पे है, अराउंड 2 to 3%। KFC की हालत पिज़्ज़ा हट से थोड़ी बेटर है, बट वो भी नेगेटिव SSSG का शिकार है। अब ऐसे में ब्रांड्स हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते, इसीलिए दिव्यानी और सफायर ने हाल ही में मर्जर अनाउंस किया है और इन ब्रांड्स की ग्लोबल पेरेंट कंपनी यम ब्रांड्स ने इस मर्जर को अप्रूव किया है। मर्जर अप्रूव करने के साथ साथ यम ने दिव्यानी को कुछ और स्पेशल पावर्स भी दिए हैं, ऐसे पावर्स जो उन्होंने पहले इंडिया में कभी नहीं दिए। तो सवाल ये है कि क्या ये तीनों कंपनीज मिलकर पिज़्ज़ा हट को बचा पाएंगे या फिर वो फेल हो जाएंगे। ये समझने के लिए हमें मर्जर के डिटेल्स को समझना होगा एंड एनालाइज करना होगा कि इस मर्जर से एग्जैक्टली क्या सिनर्जीज अनलॉक होंगी। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मर्जर ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सफायर फूड्स के 100 शेयर्स के बदले शेयर होल्डर्स को दिव्यानी इंटरनेशनल के 177 शेयर्स मिलेंगे। एसेंशियली दिव्यानी इंटरनेशनल सफायर फूड्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। इससे दिव्यानी को एडिशनल टेरिटरीज में ऑपरेट करने का लाइसेंस भी मिल जाएगा। इन सब बेनिफिट्स के बदले दिव्यानी यम को एक वन टाइम अप्रूवल फीस देगी। इस ट्रांजैक्शन को कंक्लूड होते होते लगभग 12 से 15 महीने लग जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग दिव्यानी इंटरनेशनल की हिस्ट्री जानते हैं उनको ये डील बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं लगी होगी, बल्कि वो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही कर रहे होंगे। देखो, दिव्यानी इंटरनेशनल का प्रमोटर ग्रुप है RJ कॉर्प, रवि जयपुरिया वाली कंपनी। ये ग्रुप वरुण बेवरेजेस का भी प्रमोटर है और आज के दिन जिस तरह से दिव्यानी इंटरनेशनल KFC और पिज़्ज़ा हट को कंसोलिडेट कर रही है, कुछ साल पहले ठीक उसी पैटर्न में वरुण बेवरेजेस ने पेप्सी की बॉटलिंग यूनिट्स को भी कंसोलिडेट किया था। 2015 में वरुण बेवरेजेस इंडिया में पेप्सिको का बस 28% बेवरेज सेल्स वॉल्यूम कंट्रोल करता था। 2022 आते आते ये नंबर 90% क्रॉस कर गया। इन 7 सालों में वरुण बेवरेजेस ने एक के बाद एक एक्विजिशंस किए। उन्होंने पेप्सिको के बाकी सारे बॉटलर्स की यूनिट्स को अक्वायर कर लिया। यहां तक कि जो यूनिट्स पेप्सी डायरेक्टली ऑपरेट कर रही थी वो यूनिट्स भी पेप्सी ने वरुण बेवरेजेस को ट्रांसफर कर दिए। वरुण बेवरेजेस ने पेशेंटली लॉन्ग टर्म गेम खेला, कैपिटल अक्यूमुलेट किया और पेप्सी का ट्रस्ट जीता। ये एग्जैक्ट सेम चीज़ दिव्यानी इंटरनेशनल भी काफ़ी सालों से कर रही है। 1997 में दिव्यानी ने इंडिया में पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी ली और 2004 में उन्होंने KFC की फ्रेंचाइजी ली। धीरे धीरे वो अपना QSR बिजनेस बिल्ड करने लगे। 2015 में यम ब्रांड्स ने अपना इंडिया बिजनेस रीऑर्गेनाइज किया। तब KFC और पिज़्ज़ा हट के इंडिया में काफ़ी छोटे छोटे फ्रेंचाइजी ओनर्स थे। बेटर कंट्रोल के लिए यम ने 4 प्राइवेट इक्विटी फंड्स का कंसोर्शियम बनाकर सफायर फूड्स नाम की कंपनी फ्लोट करवाई। इन 4 फंड्स ने 750 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए और लगभग 300 KFC और पिज़्ज़ा हट स्टोर्स का कंट्रोल छोटे फ्रेंचाइजीज से ले लिया। एज पर अ मिंट आर्टिकल, द मूव स्प्लिट यम ब्रांड्स इंडिया बिजनेस मैनेजिंग ओवर 800 रेस्टोरेंट्स अक्रॉस KFC एंड पिज़्ज़ा हट ब्रांड्स इनटू 3 यूनिट्स। Gurgaon based Ravi Jaipuria owned RJ Corp with close to 300 restaurants, about 100 to 150 restaurants directly with Yum restaurants, and over 300 with the new entity Sapphire Foods. इस रीऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा फायदा दिव्यानी इंटरनेशनल को भी मिला। तब यम की स्ट्रैटेजी थी कि वो KFC और टाको बेल को खुद के कंट्रोल में रखेंगे और पिज़्ज़ा हट को फ्रेंचाइजीज के थ्रू ऑपरेट करेंगे। इसी वजह से 2015 में दिव्यानी ने यम ब्रांड से पिज़्ज़ा हट के सदर्न और वेस्टर्न इंडिया के डिलीवरी आउटलेट्स अक्वायर किए थे। दिव्यानी के CEO विराग जोशी भी इस स्ट्रैटेजी से कंटेंट थे और उनका ये पेशेंस काम आया। 2019-20 में यम ब्रांड्स की स्ट्रैटेजी फिर से चेंज हुई और उन्होंने 74 KFC आउटलेट्स दिव्यानी को सेल कर दिए और अब फाइनली दिव्यानी सफायर को भी अब्जॉर्ब कर रही है। इससे मुझे रवि जयपुरिया, जो कि वरुण बेवरेजेस और दिव्यानी इंटरनेशनल के फाउंडर हैं, उनकी एक बात याद आ गई। देयर इज नथिंग क्विक अबाउट QSR, इट इज़ अ पेशेंस गेम एंड अ लॉन्ग टर्म प्ले। इस पूरे ट्रांजैक्शन के साथ साथ एक और सरप्राइजिंग चीज सामने आई। अब तक यम अपने ब्रांड्स का मार्केटिंग, इनोवेशन, टेक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट खुद कंट्रोल करता था।
फ्रेंचाइजी ओनर्स का रोल इम्प्लीमेंटेशन तक ही लिमिटेड था। मैक्स टू मैक्स फ्रेंचाइजीज फीडबैक देते थे जिसके बेसिस पे यम री-स्ट्रैटेजाइज करता था। बट अब पिज्जा हट के केस में इन चारों फंक्शंस का कंट्रोल यम ब्रांड्स देवयानी को ट्रांसफर कर रहा है और केएफसी के केस में भी वो टेक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट देवयानी को दे रहा है। बस केएफसी का इनोवेशन और मार्केटिंग यम खुद के कंट्रोल में रख रहा है। इसका मतलब ये मर्ज्ड एंटिटी सिर्फ एक ऑपरेटर नहीं रहेगी, बल्कि स्ट्रैटेजी में भी इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एग्जैक्टली कंपनी मर्जर के बाद क्या करेगी, कैसे वो पिज्जा हट को रिवाइव करेगी, ये प्लान तो उन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बिना नहीं किया जा सकता है। बट ऑन पेपर कंपनी को काफ़ी लो हैंगिंग फ्रूट्स दिख रहे हैं। उन्होंने तो ये भी गाइडेंस दे दिया है कि मर्जर के फर्स्ट ईयर में ही पिज्जा हट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन लो डबल डिजिट्स में आ जाएगा। आज के दिन पिज्जा हट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2 से 3% के बीच में है। तो ये अगर डबल डिजिट होता है तो ये एक बड़ा स्पाइक होगा जो कि कंपनी के कैश फ्लो पोजीशन को काफ़ी इंप्रूव कर सकता है। ये करने के लिए कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इसके लिए हमें पिज्जा हट के खराब परफॉर्मेंस के रीजंस को समझना पड़ेगा। ये हमें देवयानी के 6 जनवरी 2026 वाले कॉन कॉल से समझ आए। देखो, सफायर और देवयानी का बिजनेस एग्जैक्टली सेम है। दोनों का असेट फुटप्रिंट, सिस्टम, प्रोसेसेस सब सिमिलर हैं। दोनों यम के लिए एग्जीक्यूटर्स हैं। यम स्ट्रैटेजी बनाती है, सफायर और देवयानी उसे एग्जीक्यूट करते हैं। यम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके तहत दोनों कंपनीज को ऑपरेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एवरी ईयर यम एक फिक्स नंबर ऑफ स्टोर्स खोलने का गाइडेंस देता है। अगर सफायर और देवयानी ये फॉलो नहीं करते तो उन्हें भारी पेनल्टी फेस करनी पड़ती है। उनसे फ्रेंचाइजी राइट्स भी वापस ले लिया जा सकता है, तो उन्हें ये कंप्लाई करना ही पड़ता है। लास्ट 3 इयर्स में यम ने देवयानी को पिज्जा हट के स्टोर ओपनिंग के काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स दिए थे। इसके कारण कंपनी को नेगेटिव एसएसएसजी और लोअर मार्जिन्स का सामना करना पड़ा। बट कंपनी का मानना है कि ये मर्जर इस इशू को सॉल्व कर देगा। इसके 3 क्लियर पाथवेज हैं। पाथवे 1, बेटर नेगोशिएशंस विथ यम। कंपनी ने यम से ये नेगोशिएट किया है कि उनके फ्यूचर स्टोर ओपनिंग टारगेट्स इतने अग्रेसिव नहीं होंगे। कंपनी के पास नए स्टोर्स खोलने की, पुराने स्टोर्स बंद करने की फुल फ्लेक्सिबिलिटी होगी। उन्होंने बस ये अश्योर किया है कि स्टोर ग्रोथ नेगेटिव में नहीं जाएगा और काफ़ी अचीवेबल टारगेट सेट करवाए हैं। इससे कंपनी लॉस मेकिंग स्टोर्स को क्विकली बंद कर पाएगी और अपने मिस्टेक्स रेक्टिफाई कर पाएगी। ये कंपनी को एजिलिटी देगा। पाथवे 2, फास्टर फीडबैक लूप। आज के दिन इंडिया में पिज्जा हट और केएफसी में कोई भी स्ट्रैटेजी लेवल चेंजेस होते हैं तो उसमें 3 कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। 3 कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट मतलब लॉन्गर फीडबैक लूप्स, स्लो चेंज और बहुत सारे डिस्प्यूट्स। पिछले कुछ क्वार्टर्स में तो देवयानी और सफायर पिज्जा हट के मार्केटिंग को लेके ही अलाइन नहीं थे और इसकी वजह से ब्रांड की एडवर्टाइजिंग ही रुक गई थी और इसके कारण दोनों कंपनीज को लॉस हुआ। सफायर ने मार्च 2025 के अर्निंग्स कॉल में ये इशू रेज भी किया। However, starting JFM quarter 4, we have not been able to invest in mass media advertising, and that's resulted in an impact on our transactions. And that's really arising out of a difference of view between 2 franchisees, between us and our sister franchisee, with respect to marketing strategy and the additional investment that we have been doing from April to December behind mass media advertising. बट अब मर्जर के बाद एटलीस्ट ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। यम भी मार्केटिंग, टेक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इनोवेशन सबका कंट्रोल देवयानी को दे रहा है, तो कंपनी फास्टर डिसीजंस ले पाएगी जिससे शायद ब्रांड भी जल्दी रिवाइव कर पाए। पाथवे 3, एलिमिनेटिंग इंडिविजुअल वीकनेस एंड डुप्लीकेशन। इसको समझने के लिए हमें ब्रांड्स के स्टोर ओपनिंग राइट्स समझने होंगे। देखो, आज के दिन सफायर और देवयानी के पास बहुत अलग अलग टाइप के राइट्स हैं। पिज्जा हट की बात करें तो तमिलनाडु को छोड़ के देवयानी के पास पैन इंडिया डिलीवरी फोकस्ड पिज्जा हट स्टोर्स खोलने के राइट्स हैं। अब केएफसी की बात करें तो जहां देवयानी के पास हायर नॉनवेज पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं, वहीं सफायर के पास हायर जीडीपी वाले स्टेट्स हैं, जिसके कारण सफायर वाले स्टेट्स में ऑर्गेनाइज्ड क्यूएसआर के लिए डिमांड हायर है। तो ऐसे डिफरेंट राइट्स के कारण कंपनीज की स्टोर्स को चलाने की स्ट्रैटेजी भी अलग होती है। आफ्टर ऑल दोनों कंपनीज अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए ऑपरेट कर रही हैं। दोनों का ऑब्जेक्टिव तो खुद का टॉप लाइन और बॉटम लाइन बढ़ाना ही है। तो अगर एक जगह देवयानी का डिलीवरी फोकस स्टोर है और वहीं पास में सफायर का डाइन इन स्टोर है, देवयानी की स्ट्रैटेजी सफायर के सेल्स को कैनिबलाइज भी कर सकती है। वो पिज्जा हट एज अ ब्रांड के बारे में नहीं सोचेंगे और चैनल स्पेसिफिक भी नहीं सोच पाएंगे। वो इसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे कि डिलीवरी फर्स्ट स्टोर से कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हो सकते हैं फ्रॉम अ डाइन इन स्टोर।
एक मर्ज्ड एंटिटी चैनल फर्स्ट और ब्रांड फर्स्ट दोनों सोच पाएगी, इंटर फ्रेंचाइजी कॉन्फ्लिक्ट्स एलिमिनेट होंगे, तब जाके एक यूनिफाइड अप्रोच आ पाएगा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए देवयानी ने ये कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया है कि वो ओवर टाइम पिज्ज़ा हट के मार्जिन्स को KFC लेवल तक ले जाएगा और KFC के ग्रोथ को और एक्सेलरेट कर पाएगा। कॉन कॉल पढ़ के तो यही समझ आ रहा है कि इस रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज के साथ मैनेजमेंट का मानना है कि जैसे ही इकोनॉमिक हेडविंड्स ईज होते हैं QSR विल बाउंस बैक। पिज्ज़ा हट और KFC दोनों वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। ओवरऑल मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि कंबाइंड एंटिटी नेट 210 to 225 करोड़ रुपीस के सिनर्जी बेनिफिट्स भी क्रिएट कर पाएगी ऑन अ ईयरली बेसिस। ऑन पेपर ये मर्जर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट क्या वाकई इस प्लान के साथ देवयानी इंटरनेशनल पिज्ज़ा हट को रिवाइव कर पाएगा, ये वक्त ही बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। मैं हूँ शांतनु जैन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।